जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे 2026 में, यानी 18 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और आप बिल्कुल 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं हिंदी विषय में, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% पूछा ही जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊंगा किस तरह का पेपर आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो चलिए ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और ध्यान देना, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देना और यहाँ पर अपना नाम आपको लिखना है, जो भी आपका नाम है वो। और पेपर का पूर्णांक है 70 अंकों का। आपका टारगेट है 70 में 70 लाने का। चलिए ध्यान दें, नोट के अंतर्गत प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। पेपर आपका 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। या तो आप नीले पेन से भरिएगा या काले पेन से, लेकिन पेन आपका बॉल पॉइंट वाला ही होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये भी ध्यान देना। और जो भी सही विकल्प होगा आप उसी के अनुसार गोला भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, और वो क्या है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। ध्यान देना, इस तरह की ओएमआर सीट आपको मिलेगी जिसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर भरना होगा। आपने जो भी गोला काला कर दिया उसके बाद आपको उसे इस तरह से काटना नहीं है, इस तरह से काटना नहीं है। ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना। आपका गोला चाहे सही भरा हो या गलत भरा हो, उसमें कुछ नहीं करना। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा 50 अंकों का होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। क्लियर? चलिए ध्यान दें, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, खंडा के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया तो 2026 में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान देना, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, इतिहासकार और आलोचक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ध्यान देना, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिनको याद कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहली रचना चिंतामणि, जो कि निबंध विधा पर आधारित है। दूसरी रचना है त्रिवेणी, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। तीसरी रचना याद कर लेना, रस मीमांसा, हो सकता है यहां से प्रश्न आ जाए। और एक और रचना है जिसका नाम है विचार पीथी। ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? तो इसमें से राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, अतीत के चलचित्र, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है। क्लियर? अगला प्रश्न है, कोणार्क रचनाकार हैं, कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका मेरे प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा जगदीश माथुर। बी वाला ऑप्शन सही होगा, जगदीश माथुर जी हैं
प्रश्न संख्या 4 है, चलो चांद पर चलें। ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती जी। और इनकी एक और रचना है, आप लोग नोट कर लेना, अनंत आकाश। चलो चांद पर चलें और अनंत आकाश, ये दोनों रचनाएं जयप्रकाश भारती जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? तो तूफानों के बीच रचना की विधा है रिपोर्ताज। डी वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। तूफानों के बीच रचना के लेखक कौन हैं? अगला प्रश्न है, केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास रीति काल के कवि हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती किसकी रचना है? ये रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है साकेत। मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न संख्या 8 है, भारतेंद्र युग की समयावधि या समय सीमा क्या है? तो सन 1868 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंद्र युग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कामायनी। ये किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। आप लोग नोट कर लेना, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। और ये किस विधा की रचना है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, घनानंद। प्रश्न संख्या 11 है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? क्या हास्य रस है जिसका स्थायी भाव हास होता है, या करुण रस है जिसका स्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है? आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पर ध्यान देना, दिए गए उदाहरण में करुण रस है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्यों आँखिनु सब देखिए, आंख न देखी जाहि, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ध्यान देना, कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो गम क्या है? ये है मूल शब्द, और इसमें उपसर्ग लगा है सु। तो क्या हो गया? सुगम हो गया। ध्यान देना, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नवरत्न में समास है। तो नवरत्न में कौन सा समास है? तो यहां पर ध्यान देना, द्विगु समास है। नवरत्न में द्विगु समास है, पहला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भू, धरा और वसुधा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। प्रसून पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये फूल का पर्यायवाची है। अगला है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द्वितीया विभक्ति एक वचन। पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वह एक पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। पहला ही ऑप्शन सही होगा।
तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसके बाद खंड बा, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 2026 बोर्ड परीक्षा में ये गद्यांश 100% पूछे जाएंगे। ध्यान देना, पहला है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला जो गद्यांश है, ये गद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वह अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य जल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों असंतोष होता है, वर्तमान समय से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। कैसे हल करना है, चलिए मैं आपको बता दूं। तो यहां पर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द और इसके बाद इस तरह से डैश डैश करते हुए लास्ट के शब्दों को लिख देना है। गद्यांश के जो भी गद्यांश आप हल करोगे, पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना, इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक निबंध से अवतरित है। इस तरह से संदर्भ आपको लिखना है। क्लियर। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या आपको करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी व्याख्या यहाँ पर रेखांकित अंश की, इस तरह से हेडिंग आप डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। बख्शी जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो युवावस्था को पार कर वृद्ध हो गए हैं, उन्हें अतीत यानी बचपन की स्मृतियां अत्यंत ही सुखद जान पड़ती हैं, इसलिए वह अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक और युवकों को जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत में वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। ध्यान ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, युवकों की अभिलाषा रहती है कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर लें। क्लियर। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान काल को सुधारों का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी गद्यांश है, चाहे तो आप अथवा वाला हल कर सकते हैं। इस गद्यांश को आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं और इसका सॉल्यूशन भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश पहला, मैया हौन चरैहों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरुए पाए पिराई। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा और 6 नंबर का गद्यांश पर आधारित भी प्रश्न आएगा। तो चलिए कैसे हल करना है, इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे हल करना है, तो ध्यान देना, इस तरह से सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे, पद्यांश के शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग भी आपको लिखना है पद्यांश में। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रही हैं कि वह अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, पूरे पद्यांश की मैं आपको व्याख्या बताऊंगा। इस तरह से आपको तो सिर्फ रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है, लेकिन मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्लियर। चलिए ध्यान दें, बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायें
गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ा कर परेशान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो श्री कृष्ण जी गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि सभी ग्वाले उन्हें दौड़ाते हैं। क्लियर? इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। अथवा में भी गद्यांश है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गद्यांश, ध्यान देना 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। क्लियर? इसमें भी 3 प्रश्न हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक और प्रश्न है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो पद्यांश है सभी प्रश्नों का उत्तर आप देख लो। पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर, पूरे पद्यांश की व्याख्या यहाँ पर मैंने लिखी हुई है और तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। पूरे पद्यांश का सलूशन है। अथवा में आपको नहीं करना है, चाहे आप पहले वाला हल करें या दूसरा करें, एक करना है, ठीक है। लेकिन पूरे का मैं यहाँ पर सलूशन आपको बता रहा हूं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले जो भी गद्यांश आप हल करेंगे उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इस तरह से शुरुआत के शब्द, अंतिम के शब्द और संदर्भ हेडिंग। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से अवतरित है। क्लियर? इस गद्यांश में भारतीय संस्कृति के संदेश का वर्णन है, पद प्रसंग ये लिखा जाएगा और हिंदी अनुवाद पूरे पद्यांश का गद्यांश का आप लोग देख लें। यहाँ पर विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईशा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों का समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश नहीं है ये गद्यांश है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए इसका भी सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। 3 अथवा का उत्तर, पद्यांश गद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्द लिख देना। संदर्भ आप लोग ध्यान दें, इस तरह से लिखा जाएगा इस पाठ के किसी भी गद्यांश का। और प्रसंग आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल पूरे गद्यांश का सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है मैंने। अगला प्रश्न यहाँ पर आएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर छोटी सी बात यह है, पहला जो यहाँ पर पद्यांश है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। चलिए ध्यान दें, सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द आप लिखेंगे, इस तरह से डैश डैश कर देंगे। लास्ट के शब्द आप लिखेंगे और संदर्भ आपको लिखना है। किस तरह से? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग कैसे लिखना है?
इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। तो चलिए हिंदी अनुवाद ध्यान दें। जहां पर मरना मंगलकारी या कल्याणकारी माना समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपीन यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। क्लियर। चलिए अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे एक ही करना है लेकिन अथवा वाले का आप सॉल्यूशन देख लें, संदर्भ हिंदी अनुवाद, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के ही प्रश्न का उत्तर देना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 3 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर। अब यहां पर प्रश्न संख्या 6 का है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। तीनों ही लेखकों का जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देंगे। फिर दूसरे नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय क्या होगा, जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, अगोना, जो कि बस्ती जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम इनके चंद्रबली शुक्ल था। शिक्षा FA इंटरमीडिएट तक थी। इनकी भाषा क्या थी, शुद्ध साहित्यिक सरल एवं व्यवहारिक भाषा थी। कृतियां इनकी चिंतामणि विचार भी थी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर आदि। मृत्यु हो गई 2 फरवरी 1941 में। चलिए ध्यान दें इनका जीवन परिचय। पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की, पास की, तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उसको भी छोड़ दिया। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनका परलोकवास हो गया। क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है चिंतामणि, जो कि बहुत ही फेमस रचना है, निबंध विधा पर आधारित रचना है। क्लियर। चलिए ध्यान दें अगला प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो तुलसीदास, बिहारी लाल और सुमित्रा नंदन पंत, तीनों ही जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में कैसे लिखेंगे आप, ताकि 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, दूसरे नंबर पर है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय इनका क्या होगा, जन्म हुआ सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान था बसुआ गोविंदपुर। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे और आश्रयदाता राजा, जिनके आश्रय में ये रहते थे, राजा जयसिंह का दरबार। शिक्षा ग्वालियर में हुई। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भाषा इनकी ब्रज भाषा थी, शैली मुक्तक शैली थी और मृत्यु हो गई सन 1663 में। चलिए अब इनका जीवन परिचय आप लोग समझ लो।
रीतकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। यह मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में उनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए और इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। क्लियर। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में यह अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, जो कि इस प्रकार से था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा यानी असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक वास हो गया और इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। क्लियर। पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे यदि आप इसी तरह से जीवन परिचय लिखोगे। चलिए अगला प्रश्न है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा जो पेपर में पूछा ना गया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो इस मॉडल पेपर के अनुसार ये श्लोक इस जो है पेपर में नहीं आया है और यहाँ पर ध्यान देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो भूमि गुरुतरम किम अस्ति, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? माता भूमि गुरुतरम अस्ति। और चंद्रशेखरः का आसीत, तो चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पहली का उत्तरम किम आसीत, पहली का उत्तर क्या था? तो पत्र था। वाराणसी केसाम संगम स्थली, यानी वाराणसी किसका संगम स्थल है? तो वाराणसी गंगाया कूले स्थित। ये थोड़ा सा दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ध्यान देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न जो कि प्रश्न संख्या 9 है। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9। क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, तीसरा है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, चौथा है नई शिक्षा नीति और 5वां नारी सशक्तिकरण। इन सभी विषयों पर निबंध आप जरूर तैयार कर लेना 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध आप कैसे लिखोगे ताकि 7 में 7 नंबर आपको मिल जाए। प्रश्नोत्तर संख्या 9 तीसरे नंबर पर है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। रूपरेखा हेडिंग आपको डालना है। प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण और उपसंहार। क्लियर। अब प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक ही है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। सच्चा सुख तो उस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है। दूसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। तो इसके अंतर्गत क्या लिखना है? स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों पर विकास करना भी है। ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है यदि वह वहां पर देश के हित में काम करे तो देश उन्नति भी करेगा। चौथी हेडिंग है स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण। इसके अंतर्गत क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग। सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। और एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं से लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। सभी लोगों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। अगली और अंतिम हेडिंग है उपसंहार। इसके अंतर्गत क्या लिखना है। आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है और इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अछोड़ नहीं रखना बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत का स्वार्थ ही की सीमा से ऊपर उठकर देश हित चिंतन में लग जाए तो देश का सर्वतोन्मुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करेंगे। क्लियर? इसी तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 10 अथवा के प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर ध्यान दें। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श इंटर कॉलेज प्रयागराज। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय 10 का अथवा है, यहाँ पर ध्यान देना, आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं आ का छात्र हूं। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूं। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूं। कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए। अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि मैं अर्थाभाव में ना पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित आपका बहुत आभारी रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद सहित शिष्य और शिष्या यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य और शिष्या का खागा आपका अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। कक्षा 10 आ। तो इस तरह से आपने देखा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको 2026 बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक दिलाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।